हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेगनेंसी का पार्ट 2 एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट नंबर्स एंड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो टॉपिक है वो है वेट गेन इन प्रेगनेंसी। जस्ट अ मिनट। वेट गेन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर में किस किस तरीके से वेट गेन होता है, क्या रीज़न होता है, क्या डिवीज़न होता है वेट गेन का, हम वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो वेट गेन होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। BMI, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता है तो कमेंट करना, अदरवाइज मैं बता दूंगी वीडियो के एंड में, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को बिकॉज वी ऑल नो बॉडी मास इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक में। अगर कोई नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी है, उसका BMI नॉर्मल है, नॉर्मल से मतलब है मेरा BMI से, तो जो उसका वेट गेन है वो 11 to 16 kg होता है। प्रेगनेंसी के दौरान उसका जो वज़न है वो 11 से 16 किलो बढ़ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो जो वेट है थोड़ा सा लूज होता है, बट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो वेट गेन है वो होता रहता है एंड कुछ पर्टिकुलर वीक्स के बाद, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2 से 3 वीक्स के बाद ही जो वेट गेन है वो कांस्टेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेट गेन होता क्यों है। तो सबसे कॉमन है कि वेट गेन होने का रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मदर है उसके वोम में एक बेबी है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए वेट गेन होगा, उसका खुद का एक वेट गेन होगा जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है मदर को। एंड यूट्रस की जो उसकी वॉल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसका बॉडी ब्लड वॉल्यूम है बॉडी में वो बढ़ गया है, इसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव कि वेट गेन डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेट गेन हुआ है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो कैटेगरी में। मैटरनल वेट गेन। मैटरनल वेट गेन का मतलब है कि जो मदर की बॉडी में हुए चेंजेस हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है या फिर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ये हुआ मैटरनल वेट गेन। एंड फीटस की वजह से अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव वेट गेन की, तो जो उसकी यूट्रस का डेवलपमेंट हुआ और जो फैट का डिपोजिशन हुआ है बॉडी में वो हुआ रिप्रोडक्टिव वेट गेन। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट BMI के लिए कितना वेट गेन होना चाहिए। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अंडरवेट है जिसका BMI 18.5 से कम है, तो उसका वेट गेन 13 से 18 kgs होना चाहिए। ये kgs में, यानी कि उसका जो नॉर्मल वेट था उससे 13 से 15 kg इंक्रीज होना चाहिए। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका BMI नॉर्मल है तो उसका वेट गेन 11 से 16 kgs होना चाहिए। अगर वो ओवरवेट है तो उसका वेट गेन 7 से 11 किलो होना चाहिए। अगर वो ओबीस है यानी कि उसका BMI 30 से ज़्यादा है तो ऐसे में जो उसका वेट गेन है वो 5 से 9 kg होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे BMI बढ़ रहा है तो जो वेट गेन है वो डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज जो मदर है उसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट है तो उसे कम वेट गेन करना होगा इन द केस ऑफ ओबीस और ओवरवेट। लेकिन अगर हम अंडरवेट फीमेल की बात करें, अंडरवेट प्रेग्नेंट लेडी की, तो उसका वेट ऑलरेडी बहुत कम है तो इसलिए उसको वेट गेन ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड अगर नॉर्मल है तो 11 से 16, ये हमने पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ कॉमन टर्म्स की। तो एक टर्म होता है प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी का मतलब होता है कि जो जेस्टेशन पीरियड है यानी कि जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो उसके कंप्लीट होने से पहले ही बेबी का बर्थ हो गया है बिकॉज ऑफ कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई है या कोई और रीज़न है तो अगर उसका जो बर्थ है वो 37 वीक से पहले हो गया है तो उस बेबी को हम बोलते हैं प्री टर्म बेबी। देन नेक्स्ट है लो बर्थ वेट बेबी, जिसका वज़न 2500 ग्राम्स या फिर हम बोल सकते हैं 2.5 kg से कम होता है तो वो होता है लो बर्थ वेट बेबी। देन वी हैव वेरी लो बर्थ वेट बेबी, जिसका जो बर्थ वेट है वो 1.5 kg होता है या उससे कम। एंड देन वी हैव एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट
एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट कब होगा, जब जो बेबी है जब वो बॉर्न हुआ है तो उसका जो वेट है वो 1 kg या उससे कम है। जो बेबी का लो बर्थ वेट होता है उसका रीज़न क्या होता है, मदर, वो डायरेक्टली लिंक है मदर से। अगर जो मदर है वो सही से खाना नहीं खा रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है कुछ, या फिर उसका खुद का ही जो वेट है वो कम है बिफोर प्रेगनेंसी, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मल वेट की रेंज क्या होती है जब एक बेबी पैदा होता है। तो बेसिकली अगर जो बच्चा है उसका वज़न 2.5 से 4 kg के बीच में है तो उसका नॉर्मल वेट हम बोलते हैं। अगर 2.5 से कम है तो लो हो जाता है, एंड 4 kg से ज़्यादा है तो वो हाई उसका बर्थ वेट है। फिर हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था। हार्मोनल चेंजेस हुए, मेटाबॉलिक चेंजेस हुए, एंड बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन से न्यूट्रिएंट चेंज होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है किस वजह से। सबसे पहले भी है एनर्जी। तो जो एनर्जी है वो 750 किलो कैलोरी पर डे इंक्रीज कर देनी होती है। क्यों? क्योंकि जो फीटस है, जो बेबी है, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करना है। देन प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा। प्लेसेंटा क्या होता है, वो पाइप जो मदर को और बेबी को कनेक्ट करती है। देन वी हैव इंक्रीज इन मैटरनल बॉडी साइज, जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी वॉल्यूम का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। देन प्रोटीन की बात करें हम, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है क्योंकि मैटरनल ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। देन एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जहाँ पर जो मदर का वोम होता है जिसमें बेबी होता है, तो उसके अराउंड जो भी लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और ये जो पूरा एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक सैक। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 54 ग्राम पर डे होती है, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है तो वो हो जाती है 67 ग्राम पर डे। और इसके अलावा जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें डिलीवरी होने वाली होती है, जो पोस्टपार्टम और लैक्टेशन के दौरान प्रोटीन रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देन वी हैव फैट की बात करें तो 30 ग्राम पर डे फैट इज़ रिक्वायर्ड, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स लेने चाहिए। मूफा, पूफा, एसएफए। मूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एसएफए यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमें इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप का ऑयल यूज़ करना है। दैट इज़ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, राइस ब्रांड, व्हीट ब्रांड, सेसमे सीड्स का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा घी, बटर, ये सभी के सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स और फैट्स कंज्यूम करने चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। देन बात करते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो हमें पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनीमिया सबसे बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को, तो इसलिए आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कितनी होती है आयरन की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? दैट इज़ 40 mg पर डे, यानी कि एक दिन में 40 मिलीग्राम आयरन कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है फीमेल को, क्योंकि आयरन लॉस हो जाता है, जो फीटस है उसमें आयरन डिपॉजिट होने लगता है, और हीमोडाइलेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हीमोडाइलेशन का मतलब क्या है कि जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है तो उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया है ओवरऑल द ब्लड। एंड एक और बात कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन तो नहीं हो रही, मेंसेस तो नहीं हो रहे, तो वहाँ से आयरन लॉस नहीं होगा, लेकिन स्टिल आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। देन बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी हमें 80 mg पर डे चाहिए होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि जो विटामिन सी हमें पता है जब भी आयरन की बात करेंगे तो विटामिन सी ज़रूर आएगा, ये दोनों एकदम लिंक्ड है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। देन नेक्स्ट वी हैव आयोडीन। आयोडीन 250 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। आयोडीन इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है उसका सिंथेसिस होना है, और जो बेबी है उसका ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है।
इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आयोडीन की कमी से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो मदर अबॉर्शन हो सकता है, तो बेबी की डेथ हो सकती है। स्टिल बर्थ हो सकती है, यानी कि बेबी बॉर्न तो हुआ लेकिन वो डेड बॉर्न हुआ है। LBW यानी कि लो बर्थ वेट हो सकता है उसका। एंड एक पर्टिकुलर डिफिशियंसी डिजीज होता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है कि जब जो आयरन है उसकी आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है मदर में जब उसके वूम में बेबी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी कि जो बेबी है, फीटस है, उसके ब्रेन में बहुत ब्रेन का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम होगी। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है जब बेबी बॉर्न होगा। उसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम होगा, उसका अमाउंट कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक की। जिंक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड जिंक का अमाउंट 14.5 मिलीग्राम पर डे होता है इन प्रेग्नेंट वुमेन। इसके फंक्शन तो आयरन की तरह ही होते हैं। आयरन की तरह मतलब कि आयरन डिपॉजिट चाहिए फीटस को और हीमोडायलेशन हो रहा है, इसकी वजह से ये हेल्प करते हैं उन सब चीज़ों में। बट अगेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है डिफिशियंसी का। तो जिंक इज लिंक्ड विद इम्यूनिटी। तो अगर जिंक की मात्रा कम होगी तो जो इम्यूनिटी है वो भी घट जाती है। एंड अगर इम्यूनिटी कम हो गई तो जो बेबी है, अपकमिंग बेबी, उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उसे कोई भी बीमारी, इन्फेक्शन बहुत इजीली हो सकते हैं। इसीलिए जिंक का सही कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन प्रेग्नेंट वुमेन्स। ग्रोथ फेलियर हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है। एनोरेक्सिया एक कंडीशन होती है जिसमें जो फीमेल है वो खाना खाती नहीं है सही से। एंड अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर बेबी को आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, लो बर्थ वेट होगा एंड डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। अपकमिंग बेबी में डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका जो स्केलेटल सिस्टम है और जो पूरा सिस्टम होता है उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जिंक की डिफिशियंसी से ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। देन एक और माइक्रोन्यूट्रिएंट है कैल्शियम, जो कि रिक्वायर्ड होता है 1000 मिलीग्राम पर डे। ये इससे ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी लैक्टेशन होगा। लैक्टेशन किससे लिंक है? मिल्क से, और मिल्क लिंक होता है कैल्शियम से। तो इसीलिए कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा प्रेगनेंसी और उसके इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं BMI बताऊंगी। तो BMI इज़ बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स। BMI एक हेल्थ इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है कि बॉडी में फैट डिपोजिशन ज़्यादा तो नहीं है, या फिर जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका वेट और हाइट का रेशियो सही है या नहीं। BMI का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, वेट इन kg एंड हाइट इन मीटर्स। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है kg पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। आगे हम इसको और भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेगनेंसी का एक डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि प्रेग्नेंट फीमेल को क्या क्या खाना चाहिए। सो स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय, टेक केयर।